हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, बढ़िया एकदम मस्त। चलिए आज स्टार्ट करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में हम पढ़ेंगे विकास तथा नियोजन, जो कि हमारे पीजीटी और टीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए एम विश्वेश्वरैया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक एम विश्वेश्वरैया हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आर्थिक नियोजन निम्नलिखित सूची का एक विषय है। ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची का। भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में केंद्र तथा राज्यों के बीच कार्यों में बंटवारे के संबंध में 3 सूचियां दी गईं, जहां पर उनके कार्यों की रूपरेखा दी गई। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का उल्लेख समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 में किया गया है। नियोजन का उद्देश्य है नंबर 1, संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास करना, उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को अधिकतम करना, नंबर 3 क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करना, नंबर 4 विकास को समावेशी बनाना। क्वेश्चन नंबर 3, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन किस सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश की योजना प्रणाली पर भारतीय योजना आधारित है। ऑप्शन नंबर सी सोवियत योजना। देश की समृद्धि और विकास के लिए आर्थिक नियोजन की अवधारणा की सबसे पहले संकल्पना भूतपूर्व सोवियत संघ ने की थी। सन 1951 में जब भारत ने नियोजन का कार्यक्रम आरंभ किया, तब तक सोवियत संघ ने सकल नियोजित विकास कार्यक्रम के कई वर्ष पूरे कर लिए थे। वास्तव में भारत में नियोजन का निर्णय बड़ी सीमा तक सोवियत संघ में नियोजन की सफलता से प्रेरित होकर ही किया गया था, किंतु दोनों में अंतर था। सोवियत संघ का नियोजन राज्यवादी था, जबकि भारत का नियोजन मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में कुछ उद्योगों के बीमार होने का प्रमुख कारण है। ऑप्शन नंबर डी कुप्रबंध। औद्योगिक अस्वस्थता का सबसे प्रधान कारण प्रबंध संबंधी समस्याएं, उत्पादन, विपणन, वित्त, कर्मचारियों आदि के बारे में गलत निर्णयों से व्यवसाय नष्ट हो जाता है। माल के स्टॉक का ठीक से प्रबंधन न करना, मशीनों और संयंत्रों के रखरखाव पर ठीक से ध्यान न देना, उत्पादित माल की गुणवत्ता को बनाए रखने की कोशिश न करना आदि उत्पादन के क्षेत्र में कुप्रबंध के उदाहरण हैं। वर्ष 1984 में औद्योगिक अस्वस्थता की समस्या की जांच पर तिवारी समिति की रिपोर्ट 1991 में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड तथा 1997 रिजर्व बैंक के अनुसार औद्योगिक अस्वस्थता का मुख्य कारण खराब प्रबंध व्यवस्था का होना था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन एक उपभोक्ता अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सूचना का अधिकार। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 एवं उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम 1993 में जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक सेवाओं एवं माल के विपणन के विरुद्ध सुरक्षा संरक्षण पाने का अधिकार, चुनने का अधिकार, अनुचित व्यापारिक व्यवहार या उपभोक्ताओं के अनैतिक शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का अधिकार आदि उपभोक्ताओं के अधिकारों का वर्णन है, किंतु सूचना के अधिकार का वर्णन नहीं है। इसके बजाय सूचित किए जाने का अधिकार का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 7, एक मूल्य सूचकांक का प्रधान उद्देश्य है, इसमें हुए परिवर्तनों को मापना। ऑप्शन नंबर सी रुपये की खरीद शक्ति। एक मूल्य सूचकांक का प्रधान उद्देश्य रुपये की खरीद शक्ति में हुए परिवर्तनों को मापना। एक मूल्य सूचकांक 2 समयावधियों के दौरान मूल्यों में हुए परिवर्तन की माप है। क्वेश्चन नंबर 8, कंपनियों द्वारा प्रदत्त लाभांश घोषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी अप्रदत्त पूंजी पर। क्वेश्चन नंबर 9, जब व्यक्तिगत उत्पादन इकाइयां एक योजना बनाती हैं, उसे संबंधित उद्योग समूहों, राज्य सरकारों तथा अंतिम रूप से केंद्रीय सरकार को भेज देती हैं, तो उस प्रक्रिया को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी नीचे से नियोजन के रूप में।
जब व्यक्तिगत उत्पादन इकाइयाँ एक योजना बनाती हैं, उसे संबंधित उद्योग समूहों, राज्य सरकारों तथा अंतिम रूप से केंद्रीय सरकारों को भेज देती हैं, तो उस प्रक्रिया को नीचे से नियोजन के रूप में जाना जाता है। इसके विपरीत, जब केंद्र सरकार आर्थिक योजना का निर्माण कर उसे राज्य सरकारों, उद्योगों समूहों तथा व्यक्तिगत उत्पादन इकाइयों को भेजती है, तो वह ऊपर से नियोजन कहा जाता है। ढांचागत नियोजन आर्थिक विकास के साथ सामाजिक ढांचे में वांछित परिवर्तन को महत्व प्रदान करता है। इसका उद्देश्य ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को प्राप्त करना जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान कर सके। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान पूंजी उत्पाद अनुपात ऑप्शन नंबर बी बढ़ता रहा है। प्रति इकाई उत्पादन के लिए आवश्यक पूंजी की मात्रा पूंजी उत्पाद अनुपात कहलाती है। इसमें कमी अर्थव्यवस्था में विकास की लागतों को घटाती है और वृद्धि से विकास की लागतें बढ़ जाती हैं। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान पूंजी उत्पाद अनुपात बढ़ता रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में कृषि कराधान के कठिन होने का कारण है ऑप्शन नंबर डी, कर संग्रहण में बढ़ता हुआ उपरिव्यय और राजनीतिक इच्छा शक्ति में कमी। भारत में कृषि कराधान के कठिन होने के कारण कृषि जोतों का आकार तथा भौगोलिक विषमताएं, कृषि से प्राप्त आय का लेखांकन करना अत्यंत ही कठिन कार्य। उपरोक्त कारणों के साथ भारत में राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था ऑप्शन नंबर सी 1952 में। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, यह एक संविधानेतर निकाय है जिसका कार्य पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना, उनकी प्रगति पर समय समय पर विचार करना, योजना के निर्धारित लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सुझाव देना। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था तथा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ शासित प्रदेशों के प्रशासक तथा योजना आयोग के सभी सदस्य इसके प्रधान सदस्य होते थे। राष्ट्रीय विकास परिषद को मिनी कैबिनेट भी कहा जाता था। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना नियोगी समिति की संस्तुति पर की गई थी। इसकी संस्तुतियाँ योजना आयोग के लिए बाध्यकारी होती थीं। यह पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करता था। हालांकि 1 जनवरी 2005 से नीति आयोग के गठन के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद की प्रासंगिकता समाप्त हो गई। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए एवं उन्हें सही कालक्रम के अनुसार संयोजित करें। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी नंबर 4 पहले आएगा। भारत में योजना आयोग की स्थापना। नंबर 3, नई आर्थिक नीति को लागू करना। नंबर 1, 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ। नंबर 2, नीति आयोग की स्थापना। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 में, नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई। नई आर्थिक नीति को लागू करना 1991। भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई। तब विकल्प डी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14, सूची फर्स्ट पंचवर्षीय योजनाएं और सूची सेकंड परिवार नियोजन रणनीतियां के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। प्रथम पंचवर्षीय योजना ऑप्शन नंबर डी। चौथा, लयबद्ध रणनीति। द्वितीय पंचवर्षीय योजना। दूसरा, शिक्षा केंद्र रणनीति। तृतीय पंचवर्षीय योजना, यांत्रिकी रणनीति। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, कैफेटेरिया रणनीति। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का केवल एक तरीका है प्रजनन दर में कमी लाना, जिसे परिवार नियोजन कहा जाता है। परिवार नियोजन का आशय किसी पूर्व निश्चित या निर्धारित लक्ष्य के अंतर्गत परिवार के आकार को नियोजित रूप से कम रखने के उपाय तथा कार्यक्रम
भारत विश्व का प्रथम देश है जिसने परिवार नियोजन को सरकारी नीति के रूप में स्वीकार किया। वर्ष 1952 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। लयबद्ध या रिदम प्रत्यागम प्रथम योजना में प्रारंभ हुआ। क्लिनिकल या चिकित्सीय प्रत्यागम द्वितीय योजना में प्रारंभ हुआ, जिसके अंतर्गत केंद्र तथा राज्य स्तर पर क्लिनिकल सेवा प्रदान करने वाले संगठनों को स्थापित करने तथा प्रजनन एवं जनांकिकीय शोध पर बल दिया गया। मैकेनिकल प्रत्यागम तीसरी योजना में प्रारंभ किया गया। कैफ्टेरिया प्रत्यागम चौथी योजना में प्रारंभ हुई, जिसमें परिवार नियोजन ऐच्छिक था तथा इसमें स्वीकारता गर्भ निरोधक की किसी विधि का चुनाव कर सकता था। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय योजना आयोग के संबंध में कौन सा वक्तव्य सही है? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ये भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं है। इसके नंबर 2 ऑप्शन बी, इसके सदस्यों और उपाध्यक्ष का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी, सदस्यों को किसी न्यूनतम शिक्षा की जरूरत नहीं होती। भारत में योजना आयोग का गठन वर्ष 1950 में एक गैर सांविधिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया। इसका प्रथम कार्यकाल 7 अप्रैल 1951 31 मार्च 1956 था। योजना आयोग के सदस्यों एवं उपाध्यक्ष का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता था। सरकार की आवश्यकता अनुसार सदस्यों की नियुक्ति होती थी। सदस्यों के लिए कोई निश्चित योग्यता नहीं होती थी। वे अपने क्षेत्र के अनुभवी एवं विशेषज्ञ होते थे। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर नीति आयोग को प्रतिस्थापित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में नीति आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन नंबर सी, 2015 में। 1 जनवरी 2015 को सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नामक नया संस्थान बनाया गया। ये संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा और उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। नीति आयोग केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। इससे आर्थिक मोर्चे पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयात देश के भीतर साथ ही साथ अन्य देशों की बेहतरीन पद्धतियों का प्रसार, नए नीतिगत विचारों का समावेश और विशिष्ट विषयों पर आधारित समर्थन से संबंधित मामले शामिल होंगे। किस पंचवर्षीय योजना का एक उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था? ऑप्शन नंबर सी, पांचवी योजना। 5वें पंचवर्षीय योजना गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया गया। हालांकि गरीबी निवारण का नारा 6ठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया, फिर भी गरीबी उन्मूलन 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। गरीबी निवारण के नारे के साथ सभी बड़े और महत्वपूर्ण कार्यक्रम 6ठी योजना में ही शुरू हुए। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: गरीबी रेखा के निर्धारण के संबंध में अधिक प्रभावी तथा अधिकाधिक प्रयास वर्ष 1977 में किया गया। निर्धनता की माप के लिए डी.टी. लकड़ावाला की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन 1989 में किया गया। 8वीं योजना में कैलोरी प्राप्ति 2400 ग्रामीण तथा 2100 शहरी आधार को स्वीकार किया गया। 20 जून 2013 को योजना आयोग द्वारा तेंदुलकर पद्धति के आधार पर गरीबी रेखा संबंधी आंकड़े जारी किए गए। वर्ष 2011-12 में भारत की कुल जनसंख्या का 1.9% गरीबी रेखा के नीचे अधिवासित है। वर्ष 2011-12 में सर्वाधिक गरीबी प्रतिशतता वाले राज्य के प्रदेश छत्तीसगढ़ 39.9%, दादरा एवं नगर हवेली 39.3%, झारखंड 37% है। वर्ष 2011-12 न्यूनतम गरीबी प्रतिशतता वाले शीर्ष राज्य प्रदेश अंडमान निकोबार 1%, लक्षद्वीप 2.8%, गोवा 5.1%। वर्ष 2011-12 में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश 598.2 लाख, बिहार 358.2 लाख, मध्य प्रदेश 234.1 लाख। गरीबी के आकलन के लिए तेंदुलकर समिति की पद्धति की समीक्षा के लिए सी रंगराजन की अध्यक्षता में
वर्ष 2012 में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट जून 2014 में सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011-12 भारत की कुल जनसंख्या का 29.5% गरीबी रेखा के नीचे अधिवासित था। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011-12 में सर्वाधिक गरीबी प्रतिशतता वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश थे। छत्तीसगढ़ केंद्र शासित प्रदेश 47.9%, मणिपुर 46.7%, ओडिशा 45.9%, मध्य प्रदेश 44.3% थे। इसके अनुसार वर्ष 2011-12 न्यूनतम गरीबी प्रतिशतता वाले राज्य व केंद्र शासित प्रदेश थे। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 6%, गोवा 6.3%, लक्षद्वीप 6.5%, पुडुचेरी 7.7%, हिमाचल प्रदेश 10.9%। इसके अनुसार वर्ष 2011-12 में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले राज्य थे उत्तर प्रदेश 809.1, बिहार 438.1 एवं मध्य प्रदेश 370.8। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया? ऑप्शन नंबर बी 5 में। एक चुनावी नारे के रूप में गरीबी हटाओ का नारा तो 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था, लेकिन गरीबी उन्मूलन का मुख्य उद्देश्य 5वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित था। यह देश की अंतिम पंचवर्षीय योजना था, अतः इस आधार पर विकल्प बी सही उत्तर माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय में एक वर्ष पूर्व समाप्त कर दी गई? ऑप्शन नंबर सी पंचम योजना। वर्ष 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 को समय से पहले ही समाप्त करके वर्ष 1978-79 के लिए अनवरत योजना चलाया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, खाद के बदले अनाज कार्यक्रम तथा अंत्योदय योजना का प्रारंभ पंचवर्षीय योजना में हुआ। इस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ था। मालनोबिस मॉडल आधार था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का। ऑप्शन नंबर बी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 पीसी मालनोबिस द्वारा विकसित 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित है। मालनोबिस का द्वितीय क्षेत्रीय प्रादर्श किस अर्थशास्त्री के प्रादर्श पर आधारित है? ऑप्शन नंबर सी फेल्डामैन। मालनोबिस का द्विक्षेत्रीय प्रादर्श अर्थशास्त्री फेल्डामैन के मत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 22, समावेशी विकास की अवधारणा का प्रयोग किस योजना में किया गया? ऑप्शन नंबर है 11वीं पंचवर्षीय योजना में। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास की ओर की अवधारणा पर आधारित थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-2017 तीव्र, अधिक समावेशी एवं सतत वृद्धि की अवधारणा पर आधारित थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में जीडीपी की वृद्धि दर 7.8% रही, जबकि लक्ष्य 8% का था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में जीडीपी की वृद्धि दर का लक्ष्य संशोधित 8% रखा गया था। कृषि में 4% की वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था। सभी पंचवर्षीय योजनाओं में सर्वाधिक वृद्धि दर 11वीं पंचवर्षीय योजना में रही, इसके बाद 10वीं योजना में रही। 12वीं पंचवर्षीय योजना में हेड काउंट रेशियो आधारित गरीबी निर्धारण के प्रत्यागम के आधार पर गरीबी को कम से कम 10% बिंदु की कमी करनी होगी। 12वीं पंचवर्षीय योजना सर्वाधिक वे क्रमानुसार थे। सामाजिक सेवाएं 34.7%, ऊर्जा 18.6%, यातायात 15.7%, ग्रामीण विकास 5.9%। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी 12वीं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना में किस सेक्टर के लिए सर्वाधिक आवंटन किया गया? ऑप्शन नंबर है सामाजिक सेवाएं। क्वेश्चन नंबर 25, 12वीं पंचवर्षीय योजना में लक्षित कृषि संवर्धन दर रखी है? ऑप्शन नंबर है 4%। कृषि क्षेत्र में 10वीं योजना में प्राप्त 2.5% औसत वार्षिक वृद्धि दर के सापेक्ष 11वीं योजना में इसकी वार्षिक लक्ष्य वृद्धि दर है? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं समृद्धि मॉडल क्षेत्र की
औसत वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य 4% रखा गया था, जबकि इस अवधि में 3.7% वृद्धि दर प्राप्त की गई। क्वेश्चन नंबर 27, हिंदू समृद्धि दर से कौन संबंधित है? क्वेश्चन नंबर बी, राजकृष्ण। प्रोफेसर राजकृष्ण भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 1980 से पूर्व राष्ट्रीय आय की लगातार प्राप्त होने वाली 3 से 3.5% के बीच अल्प वृद्धि दर को हिंदुओं की विकास के प्रति निराशाजनक मनोवृत्ति से तुलना करते हुए हिंदू समृद्धि दर कहा था। क्वेश्चन नंबर 28, हिंदू वृद्धि दर का संबंध निम्नलिखित शास्त्री से है। ऑप्शन नंबर बी, राजकृष्ण। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में आर्थिक नियोजन वस्तु आधारित न होकर जन आधारित होना चाहिए, यह तर्क दिया है। ऑप्शन नंबर ए के सेन ने। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के शब्दों में भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जैसे वस्तु उन्मुख न होकर जन उन्मुख होना चाहिए। इस प्रकार यह तर्क गांधीवादी सिद्धांतों का समर्थन करता है, जिसके अनुसार भारत के लिए निर्दिष्ट नीतियां जन आधारित होनी चाहिए, जिससे अधिकाधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। क्वेश्चन नंबर 3, आर्थिक समृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता है। जैसे जैसे आर्थिक विकास होता जाता है, जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रों के अंशदान में भी परिवर्तन होता जाता है। बचत की दर बढ़ती है, खाद्यान्नों के उपभोग में कमी होती है, गैर खाद्यान्नों के उपभोग में वृद्धि होती है, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं तथा ऐसी उपयोगी वस्तुओं जिनकी आय लोच अधिक हो, आय में वृद्धि के साथ जिनकी मांग में वृद्धि अधिक हो, उपभोग में वृद्धि होती है और सेवाओं का उत्पादन बढ़ता है, औद्योगिक उत्पादन बढ़ता है। परंतु इन सभी में सेवाओं का उत्पादन अधिक तेजी से बढ़ता है तथा कृषि के उत्पादन में कमी आती है। सरकारी राजस्व तथा व्यय में वृद्धि होती है। आर्थिक समीक्षा 2021 से 22 के अनुसार वर्ष 2021-22 फर्स्ट एई में जीवीए में योगदान इस प्रकार रहा: कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र 18.8%, उद्योग 28.2%, सेवाएं 53%। क्वेश्चन नंबर 31, आर्थिक विकास के साथ राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान सामान्यतः बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए, सेवा क्षेत्र। भारत में कौन क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा संगठक है? ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 35, वर्ष 2003-04 में भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर थी। ऑप्शन नंबर सी, 8%। वर्ष 2003-04 में भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर लगभग 8% से 8% एक थी। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में जीडीपी वृद्धि दर 9.2% अनुमानित है, जबकि वर्ष 2022-23 के लिए यह 8 से 8.5% अनुमानित है। वर्ष 2020 से 21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.3% रही। क्वेश्चन नंबर 36, वर्ष 2007 में जीडीपी की वृद्धि दर थी। ऑप्शन नंबर सी, 9.4%। वर्ष 2006-07 में जीडीपी की वृद्धि दर 9.6% थी। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में जीडीपी की वृद्धि दर 9.5% अनुमानित है, जबकि वर्ष 2022-23 के लिए यह 8 से 8.5% अनुमानित है। क्वेश्चन नंबर 37, 2013-14 में भारत द्वारा प्राप्त की गई राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर है। ऑप्शन नंबर सी, 4.8%। वर्ष 2013-14 में भारत द्वारा प्राप्त की गई राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर 4.7% है। वर्तमान हेतु उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 38, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण तथा भूमंडलीकरण के संदर्भ निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर डी, 1 तथा 3 सही है। आयोजन की एक सांकेतिक भूमिका होती है। नंबर 3, आयोजन निर्धनों को सुरक्षा चक्र प्रदान करने में सहायक होता है।
अर्थव्यवस्था के उदारीकरण तथा भूमंडलीकरण के दौर में आयोजन की सांकेतिक भूमिका होती है तथा आयोजन निधनों को सुरक्षा चक्र प्रदान करने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित योजनाओं में से किस योजना में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उच्चतम समय दर प्राप्त की है? क्वेश्चन नंबर बी, अष्टम। दिए गए विकल्पों में उच्च समृद्धि दर 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त 6.8% हुई थी। सभी पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक वृद्धि दर 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त 8% हुई थी। पंचवर्षीय योजनाएं, लक्षित विकास, वास्तविक वृद्धि दर। पहली योजना 1951 से 1956 में थी, जिसमें लक्षित विकास दर 2.1% तथा वास्तविक वृद्धि दर 3.6% थी। दूसरी योजना में 1956 से 61 थी, जिसमें लक्षित विकास दर 4.5 और वास्तविक वृद्धि दर 4.3% थी। तीसरी योजना 1961 से 1966 थी, जिसमें लक्षित विकास दर 5.6 और वास्तविक वृद्धि दर 2.8%। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 थी, जिसमें लक्षित विकास दर 5.7% और वास्तविक वृद्धि दर 3.3%। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979, जिसमें लक्षित विकास दर 4.4% और वास्तविक वृद्धि दर 4.8% थी। छठी पंचवर्षीय योजना, जिसमें लक्षित विकास दर 5.2% और वास्तविक वृद्धि दर 5.7%। सातवीं योजना 1950 से 1990, जिसमें लक्षित विकास दर 5% और वास्तविक वृद्धि दर 6% थी। आठवीं योजना 1992 से 97, लक्षित विकास दर जिसमें थी 5.6% और वास्तविक वृद्धि दर 6.8%। नौवीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें 1997 से 2002, जिसमें लक्षित विकास दर 6.5% थी और वास्तविक वृद्धि दर जो है 5.4% थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें लक्षित विकास दर 8% और वास्तविक वृद्धि दर 7.6% थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें लक्षित विकास दर 9% और वास्तविक वृद्धि दर 8% थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना में लक्षित विकास दर 8% थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना में वार्षिक समृद्धि दर रखी गई है। ऑप्शन नंबर सी 8%। किस पंचवर्षीय योजना में भारत में राष्ट्रीय बागवानी मिशन NSM शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर सी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 10वीं पंचवर्षीय योजना मई 2005 में भारत में राष्ट्रीय बागवानी मिशन NSM शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 42, पंचवर्षीय योजनाओं के अतिरिक्त भारत में वार्षिक योजनाओं का भी क्रियान्वयन हुआ, इनकी सही संख्या है? ऑप्शन नंबर डी 6। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का सामान्यकरण 3 बार 1966 से 1969, 1979 से 80, 1990 से 92 अवरुद्ध हुआ, अर्थात 3+1 6 वर्षों के लिए योजना अवरोधित हुई। इस प्रकार 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली तथा इसके अतिरिक्त 6 वार्षिक योजनाएं चली, जिसमें से 3 तीसरी योजना के दौरान, 1 छठी योजना के दौरान तथा 2 8वीं योजना के दौरान चलती हैं। भारत में योजना आयोग का पदाध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। भारत में योजना आयोग का पदाध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। योजना आयोग की स्थापना वर्ष 1950 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा की गई थी। यह एक संविधानेतर, सलाहकारी तथा परामर्शदायी निकाय थी। सरकार द्वारा 1 जनवरी 2005 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को प्रतिस्थापित किया गया, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में किस आयोग द्वारा हाल में योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव होता है? ऑप्शन नंबर सी योजना आयोग का सचिव। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव योजना आयोग का सचिव होता था। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में की गई। इसे मिनी कैबिनेट भी संज्ञा दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी प्रति व्यक्ति उच्च आय। भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है और इसकी विशेषताओं में प्रति व्यक्ति उच्च आय का लक्षण नहीं पाया जाता। शेष सभी विकल्पगत लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित
वर्गीकरण में द्वितीय योजना काल में संशोधित गाडगिल सूत्र का प्रयोग किस वर्ग में होता है? ऑप्शन नंबर ए, राज्य की योजनाओं को केंद्रीय सहायता आवंटन करने हेतु। राज्य की योजनाओं को केंद्रीय सहायता आवंटन करने हेतु वर्ष 1969-70 चौथी योजना से गाडगिल सूत्र का प्रयोग किया गया। गाडगिल फार्मूले में अगस्त 1980 तथा अक्टूबर 1990 में संशोधन किया गया। वर्ष 1991 में एक नया सूत्र प्रणब मुखर्जी सूत्र लागू किया, जिसमें वर्ष 1996 में संशोधन किया गया तथा वर्तमान में यही सूत्र लागू है। संशोधित प्रणब मुखर्जी सूत्र निम्नलिखित आधार पर विभिन्न राज्यों के बीच उनकी योजनाओं को पूरा करने के लिए संशोधन का बंटवारा करता है। 60% राशि 1971 की जनसंख्या के आधार पर। नंबर 2, 20% व्यक्ति आधार पर। नंबर 3, 10% कर प्रयास के आधार पर। नंबर 4, 10% विशिष्ट समस्याओं के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 48, भारत को अविकसित देश कहा जाता है उसकी ऑप्शन नंबर डी 2, 3, 4 तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि के कारण, कृषि पर आधारित निर्भरता के कारण, औद्योगिक प्रगति की मंद गति के कारण। ऑप्शन नंबर डी। भारत को अविकसित देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, जीवन निर्वाह का स्तर, जीवन की गुणवत्ता अत्यंत ही निम्न स्तर की। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कुपोषण तथा गरीबी का शिकार है, क्योंकि देश में कृषि पर निर्भरता है। जनसंख्या का दबाव अधिक है तथा पूंजी निर्माण तथा उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के विद्यमान की कमी तथा उत्पादन की प्रविधि या तकनीकी अधिक पुरानी है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था ऑप्शन नंबर ए, युद्ध और विभाजन द्वारा अर्थव्यवस्था को ही हानि को पूरा करना। प्रथम पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य थे नंबर 1, कृषि क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता। नंबर 2, युद्ध और विभाजन द्वारा अर्थव्यवस्था को ही हानि को पूरा करना। नंबर 3, संतुलित विकास करना। नंबर 4, न्यूनतम समय खाद्यान्न संबंधी आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। नंबर 5, लघु एवं कुटीर उद्योगों का पुनरुद्धार तथा औद्योगिकरण हेतु वांछित पृष्ठभूमि तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 50, सामुदायिक विकास का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए, सर्वांगीण ग्रामीण विकास। सामुदायिक विकास का अर्थ सर्वांगीण ग्रामीण विकास है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत वर्ष 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में सर्वांगीण ग्रामीण विकास पर बल देते हुए खेती को बेहतर बनाने की विधियों से लेकर संचार, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार आदि सभी पहलुओं को शामिल किया गया। इस कार्यक्रम में ग्रामीण लोगों में आत्मनिर्भरता, आत्म सहायता और उत्तरदायित्व पर मुख्य रूप से जोर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 51, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है ऑप्शन नंबर ए, 1951 से 1956। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक था। यह योजना हैरो-डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य प्राथमिकता कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र को दी गई। इस योजना व्यय में सर्वाधिक हिस्सा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र 39.1% का था। लक्षित विकास दर 2.1 के मुकाबले 3.6 विकास दर की प्राप्ति हुई। प्रथम योजना में ही भाखड़ा नागल, दामोदर घाटी, हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा चालू की गई। प्रथम योजना के प्रमुख उद्देश्य थे कृषि क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता तथा देश के बंटवारे तथा युद्ध से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करना। क्वेश्चन नंबर 52, चौथी पंचवर्षीय योजना आरंभ की गई ऑप्शन नंबर है 1969 में। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1969 से 1974 तक रहा। इस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, MRTP अधिनियम 1969 तथा बफर स्टॉक की घोषणा लागू की गई। तो क्वेश्चन नंबर 53, नौवीं पंच योजना अवधि के लिए पुनरीक्षित वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर है ऑप्शन नंबर सी 6.5%। नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि 1997-2002 के लिए पुनरीक्षित वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 6.1% निर्धारित की, किंतु वास्तविक विकास दर 5.4% की प्राप्ति थी। सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास नौवीं योजना का प्रमुख उद्देश्य था तथा इसमें कृषि व ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई। क्वेश्चन नंबर 54, समावेशी वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना में सर्वप्रथम सम्मिलित की गई? ऑप्शन नंबर सी 11वीं योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007-08 से 2011-12 में तीव्रता
तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास की ओर का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 55, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में से किसी एक को उसके समापन की निर्दिष्ट तिथि से पूर्व ही समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन नंबर सी, पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना। जनता पार्टी सरकार ने मार्च 1978 में पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 को समय से 1 वर्ष पूर्व अतः 4 वर्षों के पश्चात ही समाप्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 56, वर्तमान में भारत के आर्थिक नियोजन में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर डी, बाजारों का नियमन व नियंत्रण। आर्थिक नियोजन का अभिप्राय भौतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण एवं उचित नियोजित तकनीक द्वारा विकास हेतु निर्देशित कार्यक्रम से अगर लिखित विकल्पों में इंगित नियोजन अवस्थापना का विकास आर्थिक नीति का फ्रेमवर्क आर्थिक नियोजन के महत्वपूर्ण घटक। भारत में आर्थिक नियोजन का प्रारंभ 1 अप्रैल 1951 से पंचवर्षीय योजनाओं के रूप में हुआ। इस संदर्भ में योजना आयोग का गठन वर्ष 1950 में किया गया, जिसे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 57, विकास नियोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर बी, अधिक आर्थिक समृद्धि और विकास की अवस्था सुनिश्चित करना। विकास नियोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य अधिक आर्थिक समृद्धि और विकास की अवस्था सुनिश्चित करना। इसके अलावा विकास योजना के महत्वपूर्ण उद्देश्य इस प्रकार हैं: पूर्ण रोजगार प्राप्त करना, आय तथा संपत्ति की असमानताओं को कम करना, सामाजिक न्याय उपलब्ध कराना, अधिक पूंजी निर्माण और निवेश का प्रावधान उपलब्ध कराना, अर्थव्यवस्था का औद्योगिकरण तथा आधुनिकीकरण करना, क्षेत्रीय या प्रादेशिक संतुलन प्राप्त करना। नंबर 7, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 58, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना आर्थिक विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेसर हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951-56 आर्थिक विकास के हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित रही है, जो कि आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया में निवेश के द्वैतकरण का मॉडल है। यह एक तरफ आय का निर्माण करती है तो दूसरे पक्ष में पूंजी स्टॉक को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करती है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।